हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं बैंकिंग अवेयरनेस मई मंथ की, मई 2021। और ये 2 पार्ट में होगी, ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो बैंकिंग अवेयरनेस मई 2021 स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। तो इसमें हम सब बैंक से रिलेटेड जितनी भी अवेयरनेस है, जो आपके अपकमिंग IBPS, PO, SBI, RRB जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब में आपके लिए यूज़फुल होगी। तो सबसे पहली न्यूज़ है, सिडबी लॉन्च स्वास एंड आरोग लोन स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला आपसे सवाल पूछ सकता है कि स्वास स्कीम या आरोग लोन स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई है, तो आंसर होगा सिडबी। सिडबी क्या है? सिडबी एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसकी फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में है, याद रखेंगे। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। ठीक है, जो स्वास स्कीम है वो सिडबी के द्वारा जितने हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं, ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर जो है उनको असिस्टेंस देने के लिए शुरू की गई है। ठीक है, तो याद रखेंगे स्वास स्कीम हेल्थ केयर सेक्टर के लिए उनको असिस्टेंस देने के लिए शुरू की गई है कोविड-19 में। और जो आरोग स्कीम है वो ऑर्गेनिक ग्रोथ और रिकवरी के लिए फॉर MSME। ठीक है, MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। MSME का मतलब है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इनके लिए शुरू की गई है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि भाई स्वास की क्या फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर लिखा है सिडबी असिस्टेंस टू हेल्थ केयर सेक्टर इन वॉर अगेंस्ट सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। आप सबको पता है सेकेंड वेव आई थी कोविड की। आरोग की क्या फुल फॉर्म है? सिडबी असिस्टेंस टू MSME फॉर रिकवरी एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। तो पहला यहाँ पर जो आपका सवाल बन सकता है वो है कि फुल फॉर्म ऑफ बोथ स्कीम, तो उसका आंसर हमने देख लिया है। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका बन सकता है, स्वास एंड आरोग स्कीम लॉन्च्ड बाय, तो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो आंसर होगा सिडबी के द्वारा। याद रखेंगे आप लोग कि ये स्वास और आरोग स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है? सिडबी के द्वारा लॉन्च की गई है। स्वास एंड आरोग आर रिलेटेड टू लोन फॉर, किसके द्वारा किसके लिए इनको शुरू किया गया है? तो आंसर होगा MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इसके लिए इनको शुरू किया गया है। ठीक है, अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। NGFS नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, ये एक नेटवर्क है फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड, NGFS। ठीक है, और ये एक ग्रुप है सेंट्रल बैंक्स का। ठीक है, ये एक सेंट्रल बैंक का ग्रुप है। तो देखेंगे NGFS क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ या नेटवर्क ऑफ सेंट्रल बैंक, और इसमें टोटल मेंबर कितने हैं? 90, यानी कि वर्ल्ड में जो अलग अलग कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक है वो इसके मेंबर हैं, और इसमें टोटल मेंबर है 90, और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, और ये जो NGFS है, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, इसको कब शुरू किया गया था? 2017 में वन प्लैनेट समिट हुआ था। एक वन प्लैनेट समिट, याद रखेंगे, ये समिट हुआ था पेरिस में 2017 में, और इसी में NGFS को शुरू किया गया था। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 23 अप्रैल 2021 को RBI ने एज अ सेंट्रल बैंक इसको ज्वाइन किया है, यानी कि अब इसका RBI मेंबर है। तो टोटल मेंबर याद रखेंगे 90, हेडक्वार्टर इसका याद रखेंगे पेरिस में है, और अब RBI भी इसका मेंबर है। ठीक है, ये जो NGFS है, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, इसका वर्क क्या है, इसका काम क्या है? तो सेंट्रल बैंक शेयर एंड कंट्रीब्यूट टू देयर आइडियाज इन द फाइनेंशियल सेक्टर। देखो, फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए,
उसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं, सारे सेंट्रल बैंक मिलकर अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, और इसी को बोला जाता है NGFS। अब यहाँ पर आपसे पूछ सकता है NGFS की फुल फॉर्म। तो NGFS की फुल फॉर्म याद रखेंगे, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। टोटल मेंबर इन NGFS, तो आंसर होगा 90। हेडक्वार्टर ऑफ NGFS, तो इसका आंसर होगा पेरिस, फ्रांस। ठीक है, पेरिस, फ्रांस। चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं। टी रवि शंकर अपॉइंटेड 4th डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI। तो टी रवि शंकर को RBI का नया डेप्यूटी गवर्नर नियुक्त किया गया है, और इन्होंने रिप्लेस किया है किसको, BP कानूगो को। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, आप जाकर उसको देख सकते हैं चैनल पर। तो इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि RBI में टोटल डिप्टी गवर्नर होते हैं 4। ठीक है, जिनमें से BP कानूगो को रिप्लेस कर दिया है टी रविशंकर ने, यानी कि न्यू डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर। बाकी के 3 माइकल पात्रा, MK जैन, M राजेश्वरा राव। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो RBI का डेप्यूटी गवर्नर होता है उसकी टर्म कितनी होती है, यानी कि एक बार अपॉइंट होने के बाद कितनी टर्म्स के लिए वो रह सकते हैं। तो आंसर होगा 3 ईयर, 3 साल की उनकी टर्म होती है। ठीक है, अगले उस पर चलते हैं। RBI इम्पोज ₹3 करोड़ पेनल्टी ऑन ICICI बैंक। RBI के द्वारा 3 करोड़ की पेनल्टी कौन से बैंक पर लगाई गई है, ICICI बैंक के द्वारा, ICICI बैंक के ऊपर लगाई गई है। क्यों लगाई गई है, फॉर वॉयलेटिंग स्पेसिफिक डायरेक्शन इशूड बाय RBI। तो RBI की कोई डायरेक्शन थी, उसका वॉयलेशन किया गया ICICI के द्वारा, इसलिए RBI ने उस पर 3 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। RBI को पेनल्टी लगाने की जो पावर है वो कहाँ से मिलती है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, याद रखेंगे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जहाँ से RBI को पावर मिलती है कि वो बैंकों के ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। ओके, नेक्स्ट, गोल्डमैन सच। ये एक ब्रोकरेज कंपनी है, गोल्डमैन सच। इसने इंडिया की GDP को फोरकास्ट किया है, यानी कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। अभी देखो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, याद रखेंगे हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021-22। तो 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें इंडिया की GDP कितनी रहेगी उसको प्रिडिक्ट किया गया है, उसको फोरकास्ट किया गया है। तो उसका आंसर है 11.1%, गोल्डमैन सच के द्वारा। ठीक है, एक और ब्रोकरेज कंपनी है, ब्रोकरेज कंपनी वो होती है जो शेयर मार्केट में एज अ एजेंट के रूप में काम करती है। ठीक है, तो एक और ब्रोकरेज कंपनी है बार्कलेज, ये UK की है। ठीक है, इसने भी इंडिया की GDP प्रिडिक्ट की है 2021-22 के लिए 10%। तो गोल्डमैन सच ने 11.1%, बार्कलेज ने 10%। ठीक है, गोल्डमैन सच कहाँ की ब्रोकरेज कंपनी है, तो US की ब्रोकरेज कंपनी है, US। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। RBI अनाउंस टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ ₹50,000 करोड़ फॉर हेल्थ केयर सेक्टर। ठीक है, तो जो लोग वैक्सीन बना रहे हैं या फिर कोई भी हेल्थ से रिलेटेड इक्विपमेंट बना रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई भी हेल्थ केयर इक्विपमेंट, ठीक है, तो कोविड-19 के दौरान इन सभी हेल्थ केयर यूनिट्स को हेल्प करने के लिए RBI ने एक टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी शुरू की है। कितनी अमाउंट उसमें जारी की है, तो 50,000 करोड़। इसका जो टेन्योर होगा वो अप टू 3 ईयर्स के लिए होगा, यानी कि सपोज कोई फर्म है ABC, ठीक है, और वो कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट बनाती है, ठीक है, और उसको जो लोन मिलेगा वो लोन अप टू 3 ईयर के लिए वैलिड होगा, 3 साल तक के लिए उसका वो लोन वैलिड होगा। ठीक है, अब इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू होगी रेपो रेट, यानी कि अभी प्रेजेंट में जो भी रेपो रेट है उसी रेपो रेट से इनको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और कोई भी मेडिकल फर्म या कोई भी मेडिकल कंपनी अगर
वाया टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी के लोन लेना चाहती है तो उसको लोन लेने के लिए जो टाइम पीरियड है वो है टिल 31 मार्च 2022, यानी कि 31 मार्च 2022 तक इसमें लोन आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, आरबीआई ने कोविड-19 के दौरान 10,000 करोड़ का लोन किन बैंकों को दिया जाएगा? स्मॉल फाइनेंस बैंकों को दिया जाएगा। 10,000 करोड़ का लोन दिया जाएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंकों को दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मेडिकल फैसिलिटी के लिए टर्म यूज़ की गई थी, टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी, इसी तरीके से जो स्मॉल फाइनेंस बैंकों को 10,000 करोड़ का लोन दिया जाएगा, उसके लिए जो टर्म यूज़ की है वो है SLTRO। याद रखेंगे, उसके लिए टर्म है SLTRO, यानी कि स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशनल रेपो रेट। ठीक है, स्पेसिफाइड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन रेपो रेट। ठीक है, तो स्मॉल फाइनेंस जो बैंक हैं उनको टोटल लोन कितना दिया जाना है? 10,000 करोड़। अब अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक आगे उस लोन को किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति को देते हैं तो कितना दे सकते हैं? मैक्सिमम 10 लाख, यानी कि किसी भी एक बंदे को जो लोन दिया जा सकता है वो मैक्सिमम 10 लाख तक का दिया जा सकता है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए ये 10,000 करोड़ का लोन किसने दिया? आरबीआई ने। किसको दिया? स्मॉल फाइनेंस बैंकों को दिया गया। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक इसको देना चाहते हैं किसी एनबीएफसी को। ठीक है, अब इसको देना चाहते हैं एनबीएफसी को, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को देना चाहते हैं, तो ये उन्हीं एनबीएफसीज को लोन मिलेगा जिनकी कैपिटल कितना होगी? 500 करोड़। यानी कि जैसे मुथूट फाइनेंस है, मणप्पुरम गोल्ड लोन है, ठीक है, ये सब एनबीएफसीज हैं। तो अगर किसी भी एनबीएफसी का कैपिटल साइज 500 करोड़ होगा तो वो यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो एक बार दोबारा इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए, टोटल 10,000 करोड़ का लोन दिया गया है आरबीआई के द्वारा स्मॉल फाइनेंस बैंकों को, और जो यहाँ पर लोन दिया गया है उसके लिए जो विंडो यूज़ की गई है वो है SLTRO, स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन रेपो रेट। ठीक है, और एनबीएफसीज को उन्हीं एनबीएफसीज को मिलेगा जिनकी कैपिटल 500 करोड़ होगी। ठीक है, नेक्स्ट। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। स्टैंडर्ड एंड पुअर एक रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, एक रेटिंग एजेंसी है जो कंट्रीज़ की ग्लोबल रेटिंग करती है। उसी को देखते हुए फिर इन्वेस्टर अलग अलग कंट्रीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ए रेटिंग, बी रेटिंग, एक तरीके से रेटिंग होती है। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है जिसने भारत की जीडीपी को प्रिडिक्ट किया है कि वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी कितनी रहेगी? 9.8%। ठीक है, 9.8%। ये तो जीडीपी प्रिडिक्शन वाला हमारा सवाल है, किसी दिन इस पर एक पूरी की पूरी वीडियो बनाकर अपलोड की जाएगी। उसमें सभी जितने भी मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा भारत की जीडीपी कितना प्रिडिक्ट किया गया है उन सबको एक ही बार में हम देख लेंगे। ठीक है, एक और ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है फिच। ठीक है, फिच ने भारत की जीडीपी प्रिडिक्ट की है 9.5%। तो याद रखेंगे S&P 9.8% एंड फिच ने 9.5%। नेक्स्ट, आरबीआई ने एक एडवाइजरी ग्रुप सेट किया है और उस एडवाइजरी ग्रुप का हेड बनाया गया है एसबीआई के जो एमडी हैं एस जानकी राम। ठीक है, तो आरबीआई ने एक सलाहकारी ग्रुप बनाया है जिसको हेड करेंगे एसबीआई के एमडी एस जानकी राम। इस ग्रुप में टोटल मेंबर होंगे 6। टोटल मेंबर कितने होंगे इस ग्रुप में? 6 होंगे। और ये जो ग्रुप बनाया गया है ये किस काम के लिए बनाया गया है? तो ये बनाया गया है RRA 2.0 यानी कि रेगुलेटरी रिव्यू
अथॉरिटी, ठीक है, रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी। चलिए समझते हैं। देखिए भारत में जैसे आरबीआई है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, सेबी है, हमारे शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, आईआरडीआई है, हमारे इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है, पीएफआरडीए ये हमारे पेंशन सेक्टर को रेगुलेट करता है। तो इस तरह की भारत में जितने भी फाइनेंशियल रेगुलेटर हैं, ठीक है, उनको बेटर बनाने के लिए एक एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया, और वो एडवाइजरी ग्रुप अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा किसको, आरबीआई को, और उसी को बोला गया है रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी, उसी को बोला गया है रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी। ओके, नेक्स्ट, लक्ष्मी विलास बैंक, क्राइसिस के चलते ये बैंक बंद हो चुका है, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था इस बैंक में, ये बैंक बंद हो चुका है, और ये बैंक मर्ज हो गया था डीबीएस बैंक के साथ, ठीक है। तो लक्ष्मी विलास बैंक जो है वो मर्ज कर दिया गया था डीबीएस बैंक के साथ। तो आपको याद रखना है, अब लक्ष्मी विलास बैंक बंद हो गया, और बंद होने के साथ साथ मर्ज हो गया डीबीएस बैंक के साथ। तो लक्ष्मी विलास बैंक को आरबीआई ने अपने सेकंड शेड्यूल से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, एक्सक्लूड कर दिया। तो आरबीआई के द्वारा कौन से बैंक को सेकंड शेड्यूल से निकाला गया है, तो आंसर होगा लक्ष्मी विलास बैंक को निकाला गया है। ओके, नेक्स्ट, मूडी भी एक रेटिंग एजेंसी है। तो मूडी के द्वारा भारत की जीडीपी को फोरकास्ट किया गया है। फोरकास्ट का मतलब फ्यूचर में कितना रहेगी, प्रेडिक्ट किया गया है। तो उसका आंसर है 9.3%, ठीक है। तो मूडी के द्वारा भारत की जीडीपी को प्रेडिक्ट किया गया है 9.3%। ओके, नेक्स्ट, नोमुरा जापान टोक्यो, जहाँ पर अभी ओलंपिक हुए हैं। तो ये भी एक रेटिंग एजेंसी है नोमुरा, ठीक है, टोक्यो जापान में इसका हेडक्वार्टर है। इसने भारत की जीडीपी को प्रेडिक्ट किया है 10.8%, ठीक है, 10.8%। तो याद रखेंगे आप लोग। देखिए मूडी ने भारत की जीडीपी 2021-22 के लिए कितनी रहेगी इसका अनुमान लगाया है, तो 9.3%, और नोमुरा ने लगाया है 10.8%। ओके, नेक्स्ट, पदम कुमार नायर अपॉइंटेड एज अ सीईओ ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। पदम कुमार नायर को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है, इट इज अ बैड बैंक। ये एक बैड बैंक है जिसे अनाउंस किया गया था बजट 2020-21 में बाय फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। ये एक बैड बैंक होगा। देखिए क्या है, जिन बैंकों का एनपीए लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, तो उनकी बैलेंस शीट खराब हो जाती है, क्योंकि लगातार एनपीए बढ़ेगा तो बैंकों की बैलेंस शीट खराब हो जाएगी। तो ऐसे बैंक जिनका लगातार एनपीए बढ़ रहा है, उन बैंकों से उनकी स्ट्रेस्ड एसेट्स, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस्ड एसेट, ठीक है। तो उन बैंकों से उनकी सारी की सारी स्ट्रेस्ड एसेट्स ले ली जाएगी बैड बैंक के द्वारा, और बैंकों की बैलेंस शीट को क्या कर दिया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बैड बैंक का काम क्या है कि जो एनपीए की बर्डन बैंकों के ऊपर है, वो सारी की सारी बर्डन कौन ले लेगा, बैड बैंक अपने पास ले लेगा। और इसी बैड बैंक का क्या नाम दिया गया है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसके सीईओ बनाए गए हैं पदम कुमार नायर। और इस बैड बैंक को अनाउंस किया गया था बजट 2020-21 बाय फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट, HDFC बैंक लॉन्च्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट, ठीक है। एक तरीका जैसे आप चैट करते हैं किसी भी, बोट का मतलब होता है रोबोट के साथ, ठीक है। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपकी प्रॉब्लम को सुनना, समझना और उसका आंसर करना। तो HDFC बैंक लॉन्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट, जिसका नाम होगा ईवा। तो आपसे पूछ सकता है ईवा चैटबॉट कौन से बैंक के द्वारा शुरू किया गया है,
तो उसका आंसर होगा ईवा चैटबॉट शुरू किया गया है वाया HDFC बैंक के द्वारा, ठीक है। और ये शुरू किया गया है विद पार्टनरशिप ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर, CSC जिनको बोलते हैं, ठीक है। CSC जिनको बोलते हैं कॉमन सर्विस सेंटर, ये गांव में जगह जगह पर होते हैं CSC, जहाँ पर आप अपने आधार कार्ड में करेक्शन करा सकते हैं, बैंकों से लिंक होते हैं और अपने पैन कार्ड में भी चेंजेस करा सकते हैं, या फिर किसी भी तरह का कोई भी आपका तहसील लेवल का काम होता है वो सब आप CSC से करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, HDFC बैंक ने भी भारत की GDP को प्रेडिक्ट किया है कि भाई वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP कितनी रहेगी, तो HDFC बैंक ने प्रेडिक्ट किया है 10%, ठीक है। तो HDFC बैंक के द्वारा भारत की GDP कितनी रहेगी, 10%, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने भारत की GDP को प्रेडिक्ट किया है वर्ष 2021-22 के लिए 7.5%, ठीक है। यानी कि अकॉर्डिंग टू UN भारत की जो GDP है वो 2021-22 में 7.5% रहेगी, और उससे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए यानी कि 22-23 2022-23 के लिए 22-23 के लिए भारत की GDP रहेगी 10.1%, ठीक है। और ये जो यूनाइटेड नेशन ने भारत की GDP को प्रेडिक्ट किया है, ये प्रेडिक्ट किया है, उसने अभी एक रिपोर्ट जारी की थी जिसका नाम था वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो रिपोर्ट का नाम आप याद रखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स। किसने जारी की, यूनाइटेड नेशन ने जारी की। भारत की GDP अभी जो प्रेजेंट में फाइनेंशियल ईयर चल रहा है कितनी रहेगी, 7.5%। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कितनी रहेगी, 10.1%। नेक्स्ट, केयर रेटिंग एजेंसी। अच्छा, जैसे पीछे हमने अभी देखी रेटिंग एजेंसी नोमुरा, ठीक है, फिंच, मूडी, ठीक है, वो सब बाहर की रेटिंग एजेंसीज हैं, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज की रेटिंग एजेंसी हैं, ग्लोबली रेटिंग करती है। इसी तरीके से भारत की अपनी रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है केआर। तो ये हमारी डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी है, इंडिया की है। तो केयर रेटिंग एजेंसी, उसने भी इंडिया की GDP को प्रेडिक्ट किया है, प्रोजेक्ट किया है कि भाई भारत की GDP कितनी रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू केयर भारत की GDP रहेगी 9.2%, ठीक है, 9.2%। नेक्स्ट, एयरटेल पेमेंट बैंक। अब सब जानते हैं कि नए तरीके के बैंक खोले गए थे जिनको बोला जाता है पेमेंट बैंक, उनमें से एक पेमेंट बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने डिजिटल गोल्ड मतलब जब आप निवेश करें और उसके बदले आपको डिजिटली गोल्ड मिले, यानी कि आपको फिजिकली गोल्ड ना मिल के डिजिटली गोल्ड मिले, यानी कि आपको बस सपोज आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं और आपको डिजिटली एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाए कि आपके पास 1 ग्राम गोल्ड है। तो कहने को आपके पास गोल्ड है बट वो फिजिकली नहीं है, डिजिटली है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने एक नया इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू किया है जिसका नाम है डिजी गोल्ड। तो इसमें जब आप अपना पैसा निवेश करेंगे तो आपको गोल्ड में पैसा निवेश होगा, वो गोल्ड के प्राइस के अकॉर्डिंग ही अप एंड डाउन होगा, ठीक है। और इसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 1 रुपये का, ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें 1 रुपये का भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, IDRBT एक सब्सिडरी है RBI की। इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करता है, डेवलपमेंट एंड रिसर्च का काम करता है बैंकिंग के लिए, ठीक है। तो इसने अभी क्या किया है, इसने एक नई जनरेशन का नेटवर्क तैयार किया है जिसको बोला गया है नेशनल डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसको क्या बोला गया नेटवर्क को, नेशनल डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि आप सबको पता है नई टेक्नोलॉजी आ गई है 5G, ठीक है। तो ये जो नेशनल डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है
ये 5G टेक्नोलॉजी पर काम करेगा। तो देखिए, इट विल कंसिस्ट ऑफ 5G एज क्लाउड विद SDN सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। ये 5G टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। तो याद रखना है, नेशनल डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर किसने शुरू किया है? तो आंसर है IDRBI ने शुरू किया है। और ये किसकी सब्सिडरी है? तो ये सब्सिडरी है RBI की, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद में। और ये जो नेटवर्क शुरू किया है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी के लिए शुरू किया है? तो आंसर होगा 5G के लिए शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट, RBI इंक्रीज द लिमिट फॉर फुल KYC PPI। सबसे पहले हमें समझना है PPI क्या है। तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, फोन पे। आप फोन पे से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, पेटीएम से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये फ़ोन पे, पेटीएम, फ्रीचार्ज, मोबीक्विक, ये सब क्या है? PPI इंस्ट्रूमेंट है। PPI इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। प्रीपेड का मतलब होता है पहले आप इनमें वॉलेट में पैसे ऐड करिए, देन आप किसी को पेमेंट करिए। ठीक है, तो अगर आपने अपने फ़ोन पे या पेटीएम की फुल KYC कराई हुई है, तो अब आप कितना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो अब आप इसमें पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं 2 लाख तक, जो पहले कितना था? 1 लाख। तो याद रखना है कि अगर आपका फ़ोन पे, पेटीएम फुल KYC है, तो आप 2 लाख तक का फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, फुल KYC कराने की जो डेडलाइन है वो है 31 मार्च 2022। यानी कि आप भी अगर फ़ोन पे या पेटीएम यूज़ करते हैं, तो आपको अपनी फुल KYC करा लेनी है 31 मार्च 2022 तक। और ये डेडलाइन किसके द्वारा रखी गई है? RBI के द्वारा रखी गई है। ठीक है, इट विल हेल्प इन इंटरऑपरेटेबिलिटी। इंटरऑपरेटेबिलिटी क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, अभी तक देखिए क्या होता है कि अगर हम पेटीएम से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, मान लीजिए आपने पेटीएम से कुछ ट्रांसफ़र किया, तो आप ट्रांसफ़र कर पाते हैं वाया पेटीएम टू पेटीएम। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने फ़ोन पे से पेटीएम में पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो इंटरऑपरेटेबिलिटी का मतलब होता है आप पेटीएम से फ़ोन पे में पैसे ट्रांसफ़र कर दें या फ़ोन पे से पेटीएम में ट्रांसफ़र कर दें। इसको बोलते हैं इंटरऑपरेटेबिलिटी। तो इट विल हेल्प इन इंटरऑपरेटेबिलिटी वाया कार्ड नेटवर्क। तो फिर जो भी फुल KYC कराएगा उसको एक कार्ड इशू किया जाएगा, और वो कार्ड एक नेटवर्क से जुड़ा होगा, जिससे इंटरऑपरेटेबिलिटी को हेल्प मिलेगी। यानी कि किसी एक ऐप से दूसरी ऐप में भी पैसे आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपको समझना है कि अगर आपने फुल KYC करा रखी है किसी भी PPI में, फ़ोन पे, पेटीएम में, किसी में भी, तो आप कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि आपको एक कार्ड इशू होगा। तो उस कार्ड से आप कितना फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं? मैक्सिमम कर सकते हैं ₹2000 पर ट्रांजेक्शन। यानी कि आप एक ट्रांजेक्शन में 2000 रुपये विड्रॉल कर सकते हैं। एक महीने में कितना कर सकते हैं? 10,000 रुपीज़ पर मंथ। पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन से भी आप फंड विड्रॉल कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ सेल मशीन आप लोगों ने देखी होंगी, एक मशीन होती है जिसमें आप अपना कार्ड स्वैप करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन। तो वहाँ पर आप मैक्सिमम 2000 रुपये कर सकते हैं और एक महीने में 10,000 रुपये कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ इफ़ यू clear all topics, so please subscribe and like our channel. Thank you.